सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बात करने में घबराते हैं। स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है। क्योंकि इंसान की बका और जिसको आप कहेंगे एक सर्वाइवल जो है बेसिकली वो सेक्स से होता है। कि बेसिकली एक स्पाउसल रिलेशनशिप क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और उसको फुलफिल कैसे करना होता है। सिर्फ घरदारी इज नॉट द ओनली थिंग। कुछ लोग जो सेक्स को एक मज़दूरी के तौर पर ले रहे होते हैं। एक मियाँ-बीवी रिलेशन में चल रहे हैं, लेकिन वो दोनों ही आपस में खुश नहीं होते। मर्द के इमोशंस का इजहार होता है व्हेन ही इज फिजिकली कनेक्टेड। औरतों को लगता है कि सिर्फ सेक्स के लिए शादी होती है और आदमियों को सिर्फ सेक्स चाहिए होता है। हमारी जो दीवारें हैं, आप सफ़र करते हैं, वो मर्दाना कमज़ोरी के टाइटल से भरी पड़ी हैं। टीम हकीम ना बने ज़्यादा रहता है। मोर देन 80% सेक्शुअल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, वो आपके थॉट से रिलेटेड होते हैं, आपके बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड होते हैं। लड़कों और लड़कियों में पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इससे जान छुड़वाई जा सकती। आपने यहाँ पर मस्टरबेशन का ज़िक्र किया और आजकल आप देखें तो लड़कियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लड़के भी, और उसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये जो एज इसमें आ जाती है, वो ज़्यादा इस एज के जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके क्या असरात होते हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? अच्छा, इसमें पोज़ीशन मैटर करती है, किसी ऑर्गन को डिस्टर्ब कर सकती हैं इसके अलावा? उल्टा लेट के जो ठीक। मैस्टरबेशन करने की कोशिश करते हैं उसमें जो है वो ऑफ कोर्स उनके ऑर्गन के डैमेज होने का खतरा जो है वो ज़्यादा होता है। एक रिलेशन के लिए क्या फिज़िकल अपीयरेंस मैटर करती है? लेकिन रिश्ते जो होते हैं ना बिल्कुल पौधों की तरह के होते हैं। मैं तो एक और बात अक्सर कहा करती हूँ कि रिलेशनशिप जो होते हैं ना वो कभी भी लॉजिक्स के साथ नहीं चलते। 12-13 साल की उम्र से मैस्टरबेशन करना शुरू हुआ तो उसके दिमाग में अगर ये बैठा हुआ है कि उसकी बॉडी का फंक्शन ये बन गया है कि टाइमिंग जो है वो 1 to 3 मिनट्स है उसकी। ठीक है। तो उसके दिमाग के लिए ये चीज़ नॉर्मल है। अब वो इसी चीज़ को प्रैक्टिस करता जाएगा, जबकि नॉर्मल टाइमिंग आपकी 4 to 10 मिनट्स तक जो है वो फॉल ठीक है। करती है। आपको हर दिन एक दूसरे के साथ बंधने की एक रीज़न ढूँढनी पड़ती है, एक दूसरे के साथ चलने की एक रीज़न ढूँढना पड़ती है। मर्द हज़रात हैं, वो शादी के बाद बाहर अफ़ेयर होने शुरू हो जाते हैं और वो ज़्यादातर फिर उनकी बुनियाद या उनका मकसद भी फ़िज़िकल रिलेशन होता है। तो एक बीवी को कैसा सलूक करना चाहिए कि उस शौहर को इतनी ग्रिप में रखे कि वो बाहर अफ़ेयर ना बना सके? हर वक़्त जो है वो सेक्स की बात होती है और सेक्स चाहिए होता है। प्लीज़ अगर आपको अपनी वाइफ़ चाहिए अपने लिए अवेलेबल, आप यू शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट, उसके लिए फैसिलिटेशंस पैदा ठीक करें। है। क्या सेक्सुअल लाइफ़ के लिए साइज़ मैटर करता है? शादी की पहली रात ही औरत को मार दिया गया। उसको कहा जाता है कि वो तो पहले सेक्स कर चुकी है। तो वर्जिनिटी जो है वो लूज़ होना सेक्स से यही है, इसके अलावा भी मामला थे? कि वर्जिनिटी जो है वो ब्लीडिंग का होना जो है वो है। ठीक है। हमने सारी वर्जिनिटी ब्लीडिंग में रख दी है। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्तान के एक नए एपिसोड में मैं ख़ावर बास आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा उनकी गुफ्तगू पसंद होती है। मेरी एक ख़ास मेहमान जिनके लिए मैंने बहुत कोशिश भी की और मेरी ख्वाहिश भी थी कि वो मेरे पॉडकास्ट का हिस्सा बनती। आज बिलाखिर ढेर सारी कोशिशों के बाद वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरी मुराद सेक्स थेरेपिस्ट, रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं थैंक यू सो मच। और आपका ढेर सारा शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मैं बिला ताखीर एक उन्वान की जानिब बढ़ना चाहूँगा। सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बात करने में घबराते हैं। हालांकि बुनियादी मसाइल में से एक ऐसा मसला है कि सेक्स एजुकेशन माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं कि स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है? मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि इंसान की बका और उसकी जिसको आप कहेंगे उसका सर्वाइवल जो है बेसिकली वो सेक्स से होता है। सेक्स की एजुकेशन देना तो गैर मुनासिब सा हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि सेक्स की एजुकेशन होनी चाहिए। येस, एज अप्रोप्रिएट जो डेवलपमेंटल चेंजेस इंसान की ठीक है, बॉडी में आएंगे, ठीक है। जो कि सेक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, जो उसकी अपनी नशोनुमा से रिलेटेड हो सकते हैं, जिसमें उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में स्कूल लेवल के ऊपर येस, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर येस, ये बिल्कुल अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए और बाकायदा तौर पे जो बच्चे हैं उनको भी बचाया जाना भी चाहिए। सेक्सुअल अब्यूज़ जैसे हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बात करेंगे तो बच्चे को समझ आ सकेगी। अगर आपके लिए अपने लिए बात करना बहुत मुश्किल है तो फिर आप बच्चे को भी नहीं समझा सकेंगे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप स्कूल के लेवल पे चीज़ों को जो है वो स्टार्ट करें। एंड देन क्योंकि बहुत सारे मैरिटल इश्यूज़ मैं क्लिनिक पे देखती हूँ जो कि बेसिकली अज़दवाजी ज़िंदगी के से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे। अगर मैं कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करूं तो कल आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि कल क्लिनिक के ऊपर
3 फीमेल्स जो थी वो ऐसी आई जिनको विजिनिसमस का प्रॉब्लम था। और विजिनिसमस का मसला ये होता है कि औरतें जिनको इज़्दिवाजी ताल्लुक इस्तवार करने का यानी हम बिस्तरी का खौफ बहुत ज़्यादा होता है, यानी पेनिट्रेशन का खौफ बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मैं हिस्ट्री उनकी शेयर करूँ तो उनको किसी की शादी को 3 साल हो चुके थे, किसी की शादी को 2 साल, किसी को 4 साल हो चुके हुए थे, लेकिन अभी तक शादी कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई थी। शादी कॉन्ज्यूमेट होने का मतलब ये है कि अभी तक वो रिश्ता इज़्दिवाज इस्तवार नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ के डर बहुत ज़्यादा है, खौफ बहुत ज़्यादा है। और वो कुछ ख़ास इल्हामात होती हैं ऑफ कोर्स इसके अंदर, लेकिन जस्ट टू शेयर इट के बेसिकली हम यहाँ पे खड़े हैं। हमारे इज़्दिवाजी ताल्लुकात जो हैं वो साल हर साल तक इस्तवार नहीं होते। इवन आई हैड अ क्लाइंट जिसको 10 साल शादी हो चुकी थी लेकिन रिश्ता इज़्दिवाज कायम नहीं था। सो जब मैं इस तरह के फैक्ट्स लोगों से शेयर करती हूँ कि ये हो रहा है बेसिकली हमारी सोसाइटी में, तो पीपल थिंक ये कैसे हो सकता है 21st सेंचुरी में पाकिस्तान में, और लड़कियों को कैसे नहीं पता। यस, लड़कियों को नहीं पता होती चीज़ें और लड़कों को भी नहीं पता होती, बिकॉज आपने एक ख़ास एज तक अपने बच्ची और बच्चे के लिए इस चीज़ का नाम लेना हराम करार दिया हुआ। एक ख़ास स्टेज, क्या सारी उम्र के लिए आपने हराम करार दिया है कि आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, आप इसको डिस्कस नहीं कर सकते, आप इसको शेयर नहीं कर सकते। एंड देन ऑल ऑफ सडन यू पुट देम इनटू सच रिलेशनशिप जहाँ पे परफॉर्म ही यही होना है। बिल्कुल। और फिर वो अपनी एंग्जाइटीज इतनी ज़्यादा बढ़ाई होती हैं बच्चों की कि वो दे कैन नॉट परफॉर्म, दे कैन नॉट मेक द रिलेशनशिप विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि बेस है इस रिलेशनशिप की बेसिकली। सो आई रियली स्ट्रांगली एडवोकेट कि बेसिकली एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो है, जो डेवलपमेंटल एजुकेशन है, वो बच्चों के स्कूल के लेवल से शुरू होनी चाहिए एंड देन इट शुड गो अप टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में, ताकि जब वो शादी के काबिल हों तो वो उनको पता हो कि क्या चीज़ें जो हैं किस तरह से जो हैं वो हो सकती हैं। देन हम ये देखते हैं कि आप जब हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करते हैं तो जो प्रीडेटर्स होते हैं वो आपको पता होगा वो लोग होते हैं जो यूजुअली 18-20 साल की एज के लोग होते हैं या इससे भी बड़े होते हैं, लेकिन नॉर्मली इस एज के ऊपर जो है, और यही वो एज है जो शादी के लिए कंसिडरेशन शुरू हो जाती हैं या बलूगत शुरू हो जाती है आपकी। सो दीज स्टेजेस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट कि हम अगर चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो बेहतर एक कपल के तौर पे सामने आए, तो वी रियली नीड टू टॉक अबाउट दीज कि बेसिकली एक स्पाउसल रिलेशनशिप क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और उसको फुलफिल कैसे करना होता है। सिर्फ घरदारी इज़ नॉट द ओनली थिंग, बेसिकली इस रिलेशनशिप को आपने कैरी करना है और इस रिलेशनशिप में हर चीज़ आती है। सो इट शुड बी एट द यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल। अच्छा, आपने यहाँ पर कुछ केसेस डिस्कस किए, तो यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग जो सेक्स को एक मजदूरी के तौर पर ले रहे होते हैं, एक मियाँ बीवी रिलेशन में चल रहे हैं, लेकिन वो दोनों ही आपस में खुश नहीं होते, लेकिन वो अमल भी जारी होता है, बच्चे भी हो रहे होते हैं, लेकिन आप 5 साल 10 साल 15 साल बाद भी पूछेंगे तो वो एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? जो सबसे बड़ी वजह इसकी है वो इमोशनल कनेक्शन का ना होना है और इंटीमेसी का मिसिंग होना है। और इमोशनल कनेक्शन ही बेसिकली लोगों को साल हर साल बस डिससेटिस्फेक्शन क्यों है? सेक्सुअल एक्टिविटीज देयर, यू आर लिविंग इन द सेम रूम, यू आर लिविंग इन द सेम हाउस, यू आर हैविंग द किड्स, क्यों है फिर वो आपको फील क्यों नहीं होता कि आपकी फुलफिलमेंट हो रही है? 2 रीज़न उसकी जो हैं, एक तो ये कि इमोशनल कनेक्शन नहीं है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उनको एक बॉन्ड में बांध दिया गया है, अब वो बावजह मजबूरी जो है उस रिलेशनशिप जो है निभा रहे हैं। अगर उनके पास चॉइस हो तो शायद वो उसको कंटिन्यू ना करें, मगर क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है बिकॉज ऑफ किड्स, बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर्स, तो वो इस चीज़ को कंटिन्यू क्यों इसको निभा रहे हैं। लेकिन एक तो ये कि इमोशनल डिस्कनेक्शन बहुत ज़्यादा, इमोशनल कनेक्शंस नहीं है लोगों के। इमोशंस को आदमी के लेवल के ऊपर अगर आप समझो तो उनको लगता है कि जी ये क्या बात है, ये तो इसकी तो ज़रूरत नहीं होती, पता ही है हम मोहब्बत कर रहे हैं, अगर हम आपके लिए कुछ चीज़ें करें तो पता ही है। ऑन द अदर हैंड फीमेल जो होती है उसको ये फील होता है कि जब आप मुझे इमोशनली वो कुशन नहीं दे सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो, तो फिर ये क्या बात हुई कि हर वक्त एक फिजिकल रिलेशनशिप में चले जाओ। सो दीज 2 डिफरेंट थिंग, दोनों बात एक ही कर रहे हैं मगर दोनों की बात करने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। मर्द के इमोशंस का इजहार होता है व्हेन ही इज़ फिजिकली कनेक्टेड, औरत के इमोशंस का इजहार उस वक्त उसको फील होता है जब आप उसको वर्बली इजहार कर रहे हैं, जब उसको आप कडल कर रहे हैं, जब आप उसको सॉफ्टर टच दे रहे हैं, ये उसकी ज़रूरत है। हम दोनों जेंडर्स जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमने हमारा स्पाउसल रिलेशनशिप है वो एक्चुअली रिश्ता अज़दवाज को इस्तवार करने के साथ साथ एक ऐसी फैमिली बिल्डअप करना है जो कि एक
पॉजिटिव, लविंग और केयरिंग जो है वो फैमिली है। हम इस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं। सिर्फ औरतों को लगता है कि सिर्फ सेक्स के लिए शादी होती है और आदमियों को सिर्फ सेक्स चाहिए होता है। वो ये बात बरमला कहती भी हैं और ऐसा होता भी है। वाई? बिकॉज आदमी कभी भी औरत की इस ज़रूरत का ख्याल नहीं रखता कि उसको इमोशंस की ज़रूरत है। जब इमोशनली डिससेटिस्फाई औरत होती है तो वो आपके साथ सेक्सुअली क्यों कनेक्ट करेगी? अच्छा, इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी जो दीवारें हैं, हम आप सफ़र करती हैं, वो मर्दाना कमज़ोरी के टाइटल से भरी पड़ी हैं। बहुत एजुकेट किया उन्होंने मर्दाना कमज़ोरी के बारे में। तो क्या ये नफ्सियात पे डायरेक्टली असर करता कि टाइमिंग इशू और ये सारी चीज़ें? बिल्कुल करता है जी। देखिए, आप एक चीज़ को, एक बात को आप बार बार कहना शुरू कर दें, आप कहें कि ये ऐसे है, ये ऐसे, आपकी परसेप्शन उसके बारे में क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। जो भी चीज़ आप कहना चाहते हैं, जो क्रिएट करना चाहते हैं, आप जिस तरफ अपनी सोसाइटी को लेके जाना चाहते हैं, आप वो स्लोगन उठा लें, आपकी सोसाइटी उस तरफ जाना शुरू हो जाएगी। बिकॉज ह्यूमन ब्रेन जो है वो बार बार जो मैसेजिंग आप स्ट्रोक कर रहे होते हैं, उसको जितना आप ज़्यादा पावरफुली उसको स्ट्राइक करते हैं मैसेज को, उतना ही वो माइंड जो इसको रिसीव करता है। और अगर हर दीवार पे आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा मर्दाना कमजोरी, तो ऑफ कोर्स यू विल क्वेश्चन योरसेल्फ कि अगर ये इतना ही कॉमन है, शायद मुझे भी ये मसला हो सकता है। सो इट क्रिएट्स परसेप्शन, यस। और ये डायरेक्टली साइकोलॉजिकली ही आपको जो है ट्रैक इस पे है आपका। इसमें अक्सर हमने देखा है कि लोग तरह तरह की मेडिसिन भी यूज़ कर रहे होते हैं उसको बढ़ाने के लिए, या फिर अब तो एड्स भी ऐसे आना शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया जब हम ओपन करते हैं। तो क्या वो जो मेडिसिन ले रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रही होती? देखिए, दो तरह की मेडिसिन इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। एक वो हैं जो कि काइंड ऑफ मल्टीविटामिन्स जो हैं, वो हैं जो कि आपकी वेलनेस के ऊपर जो है वो काम कर रही हैं, आपको ओवरऑल आपकी हेल्थ को केटर कर रही हैं। येस, दे आर द गुड वंस, मगर उनमें से भी कुछ मेडिसिन इस तरह की ज़रूर होती हैं जिसमें पर्टिकुलरली जो है वो टच ऑफ वियाग्रास और ये वो दिया जाता है। इसके अलावा जो, या उसमें कुछ ना कुछ स्टीरॉइड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। मगर कुछ ऐसी मेडिसिन इस वक्त मार्केट में ज़रूर मौजूद हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो इसको सपोर्ट करने के लिए अच्छी मेडिसिन हैं। एक तो ये हैं, ये ओवरनाइट इफेक्ट नहीं करती, ये ग्रेजुअली और स्लोली इफेक्ट करती हैं, क्योंकि ये मल्टीविटामिन काइंड ऑफ होती हैं। फिर मेडिसिन आपको नजर आती हैं वो हैं जो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, मतलब इंस्टेंटली वो आपको इफेक्ट करती हैं, जैसे वियाग्रा है, सियालिस है, बहुत सारे स्प्रेज हैं, डिले स्प्रेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में मौजूद हैं। दे आर वेरी हार्मफुल। वो एक्चुअली जो जिस चीज़ से आपको रुकने की ज़रूरत है, दीज आर द वंस, कि आप इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। हाँ, अगर किसी एक स्टेज के ऊपर किसी इंसान के पास ऑप्शन ही यही है कि उसको मेडिसिन ही लेने की ज़रूरत है, येस, दैट इज़ द सोल्यूशन फॉर हिम। लेकिन अगर बगैर जाने हुए आप अपनी बॉडी को एक ऐसी ट्रबल में डाल रहे हैं जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, तो देन यू रियली नीड टू थिंक ऑफ कि आप कुछ भी शुरू करने से पहले जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर और एनीबडी हु इज़ एक्सपर्ट इन दिस। वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। वियाग्रा, सियालिस और बहुत सारे और डिलेट स्प्रेज जो लोग लेते हैं, शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन जो ली जाती हैं, वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, उसका जो नॉर्मल फंक्शन है, मतलब आपका ब्रेन एक स्टिमुलेशन लेता है, उससे आपको कुछ फीलिंग्स आती हैं और आप सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ जाते हैं, तो ये आपका एक नॉर्मल जो है वो सिस्टम होता है। अब आप वो स्टिमुलेशन जो है गोली के साथ दे रहे हैं, गोली से आपका पूरा सिस्टम जो है चलना शुरू हो जाता है। सो आफ्टर सम टाइम होगा ये कि आपकी बॉडी जो है वो उसको रिस्पॉन्स करना बंद कर देगी। ये तो हर मेडिसिन के बारे में जो है वो होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम उसकी टॉलरेंस क्रिएट हो जाती है। मगर ये क्योंकि आप एक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिसिन से ये ज़्यादा डैमेजिंग हो सकती हैं आपके सिस्टम के लिए। सो इट्स बेटर कि आप कंसल्ट करें। यस, अपनी वेलनेस का ख्याल रखना, अपनी वेलबींग को इम्प्रूव करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप ज़रूर कंसल्ट करके अपने हिसाब से अपनी चीज़ों के साथ जो है चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। टीम हकीम ना बने, ज़्यादा बेहतर है। इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमारे ख़यालात पर ही वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और डायरेक्ट हमारे नफ्सियात को हिट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हम मेडिसिन की तरफ बढ़ जाते हैं। या फिर जो आजकल अक्सर वो मजून चल रही हैं, तला चल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो वो फिर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके क्रिएट थॉट्स होते हैं। क्योंकि इतना अरसा जो है वो हकीमों ने इतना राज किया इस इंडस्ट्री के ऊपर, और उन्होंने इतनी अवेयरनेस, उन्हीं के तवस्सुत से की कोई दीवार नहीं छोड़ी। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब उन्हीं के तवस्सुत से मैं कहूँगी। ऑफ कोर्स चीज़ें नेगेटिवली होती हैं तो फिर पॉजिटिवली टर्न अराउंड करना शुरू करती हैं, मगर अगर कोई बात ही ना हो तो बात नहीं हो सकती। सो ये सेहरा तो मैं उनके साथ ज़रूर बांधने को तैयार हूँ कि येस, दे डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस, कि जी उन्होंने बेशक गलत इन्फॉर्मेशन थी, सही इन्फॉर्मेशन थी,
उन्होंने एटलीस्ट इस पे बात करना शुरू की। शायद वो नहीं बात करते तो आज हम भी बात नहीं कर रहे होते, हमारे लिए आसान ना होता इस चीज़ को करना। बट ऑफ कोर्स बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो इसके अराउंड वो स्प्रेड कर दिए गए। दीवारों से देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई बंदा नॉर्मल नहीं है। कोई भी बंदा जो है वो बेचारा जो है वो विदाउट जो है वो मजदूर जो है वो चल नहीं सकता। सो दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोर देन 80% सेक्शुअल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, वो आपके थॉट से रिलेटेड होते हैं, आपके बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड होते हैं। और जब आपका थॉट, बिहेवियर और प्रैक्टिस जो है वो चेंज हो जाती है तो ऑफकोर्स आपकी सेक्शुअलिटी भी उससे इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। एंड देन अगर आप जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। मसलन अगर आप पोर्नोग्राफी ज़्यादा देख रहे हैं और आपको पोर्नोग्राफी अट्रैक्ट इतनी ज़्यादा कर रही है कि आपकी और उसकी एक कंडीशनिंग हो गई है, तो एवरी टाइम व्हेन यू आर वॉचिंग अ पॉर्न तो आपका ब्रेन उसको देख रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, आप वो चीज़ें करना चाहेंगे। उससे आपका इंटरेस्ट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, आप किसी भी किस्म की परवर्जन में भी जा सकते हैं, डिफरेंट किस्म ऑफ सेक्सुअलिटी जो है उसमें भी आप जा सकते हैं, वो अट्रैक्ट कर सकती है, फैंटेसीज हो सकती हैं आपकी। अच्छा, आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, हम जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आगे ऐड ही हमें वैसे नज़र आ रहे होते हैं, तो लड़कों और लड़कियों में पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इससे जान छुड़वाई जा सकती है और इसके सेहत पर क्या असरात होते हैं? दुनिया में हर चीज़ से जान छुड़वाई जा सकती है, प्रोवाइड कि आप चाहते हो। 4 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको किसी भी चीज़ से अपनी जान छुड़वाने के लिए। आपका विल है कि आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं एंड यू रियली वांट टू वर्क ऑन। और उसके बाद अगली चीज़ जो होती है वो वे होता है, यानी तरीका, करेंगे कैसे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने एडिक्शन छोड़ने की कोशिश की, हमने पोर्नोग्राफी छोड़ने की कोशिश की, हमने मैस्टरबेशन छोड़ने की कोशिश की, या हमने इवन कम खाने की कोशिश की कि हम अपना वेट ही कम कर लें। तो वो यूजुअली वो फेलियर को फेस करते हैं बिकॉज दे डोंट नो द राइट वे कि करना किस तरह से है। हम सब करना चाहते हैं मगर हमारे पास भी टेक्निक्स नहीं है, तरीके नहीं है। हमने सोशल मीडिया को अपना उस्ताद माना हुआ है और गूगल पे हम सर्च करते हैं हर चीज़ की, हर सही और गलत चीज़ जो हमारे लिए नहीं है हम उसमें से गुजरते हैं। और प्री ऑक्यूपेशंस हमारे दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि हमें नहीं पता होता कि विच इज़ फॉर मी, मुझे क्या लेना है, किस लिए लेना है। सो हमें वो तरीका सही नहीं पता होता। तरीका होना चाहिए। तीसरी, प्रैक्टिस होनी चाहिए। यू नीड टू प्रैक्टिस टू गेट द रिजल्ट्स। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप कोई भी आदत, कोई भी बिहेवियर, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें उसकी रेसिपी। अगर अब इन 4 चीज़ों में से आप कहें कि हाँ मुझे तरीका भी पता है, मैं कर लूँगा, एक दिन मैंने किया, अगले 2 दिन मैंने छोड़ दिया, तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कंसिस्टेंसी इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और आपने देखा हो कि मसलसल कोशिश से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। सो वट एवर इट इज़, पोर्नोग्राफी है, आप मैस्टरबेशन के एडिक्ट हैं, इवन आप कुछ जंक खाने की एडिक्शन है, स्मोकिंग है, ये 4 चीज़ें अगर आप अपने अंदर क्रिएट कर लेंगे, आई कैन गारंटी यू द रिजल्ट्स। हंड्रेड्स ऑफ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन की आदतें जो हैं वो चेंज हुई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। अभी हमने अपना एक 6 वीक्स जो चैलेंज जो है वो मैंने लॉन्च किया, अनाउंस किया हुआ है, जो अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें हम पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन दोनों को क्विट करवाने के लिए ऑनलाइन कोर्स होगा ये। उस पर लोगों को इन्वाइट किया हुआ कि दे कैन जॉइन अस और वहाँ पे वो सीख सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं। आपने यहाँ पर मैस्टरबेशन का जिक्र किया और आजकल आप देखें तो लड़कियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लड़के भी, और उसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये जो एज इसमें आ जाती है, वो ज़्यादा इस एज के जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। इसके क्या असरात होते हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आने वाली ज़िंदगी पर? देखिए, मैस्टरबेशन जो है ना वो उसको काफ़ी सारे, अगर आप उसकी मेडिकली और साइंटिफिकली कोई बात करेंगे तो उसका 2-3 इफ़ेक्ट्स जो है उसकी बॉडी के ऊपर होते हैं और वो रिवर्सेबल होते हैं और वो भी बिहेवियरल होते हैं ज़्यादा। वो कोई मेडिकली नहीं हो जाते या वो कोई सेक्शुअली उस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते, मगर ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम्स होते हैं, 2-3 प्रॉब्लम्स होते हैं मेल्स और फीमेल्स दोनों में। और अर्ली एज में अगर आप इसको स्टार्ट कर देते तो ऑफ कोर्स वो आपके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा शो होना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि आप लेटरल एज के ऊपर जाके ज़्यादा चीज़ों को जो है वो फेस करें और सेक्शुअल डिसफंक्शन जो है उसको फेस करना शुरू करते हैं। अर्ली एज में लेट्स से आप आम का पौधा, उसकी एग्जाम्पल लो, अगर आम का पौधा भी छोटा है, 2-3 साल का है, उस वक्त भी उसको जो है ना फूल लग रहे होते हैं ताकि वो फ्रूट दे सके।
लेकिन अगर आप उस वक़्त, एक जो समझदार इंसान होता है वो उस वक़्त उसकी शाखें काटता है, उसके फूलों को झाड़ देता है कि इसको फ्रूट ना लगे, वो इसकी फुल ब्लूम डेवलपमेंट हो जाए, अपनी मैक्सिमम उस पे वो ये ग्रोथ के ऊपर चला जाए, तो फिर हम इससे फ्रूट लें, क्योंकि वो फ्रूट जो है वो ज़्यादा बेहतर फ्रूट होता है, वो ज़्यादा एनरिच्ड होता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती। सो यही हिसाब इंसान की डेवलपमेंट के साथ है, और ख़ास तौर पे उसकी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से है। अगर आप अर्ली एज पे ही अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटी से एक्सपोज कर लेते हो जब आप अंडर डेवलप्ड हैं अभी, तो उसमें जो है वो आपके ऑर्गन्स जो हैं ऑफ कोर्स अपनी फुल डेवलपमेंट तक नहीं पहुँचे हुए थे, तो बहुत सारी चीज़ें उस पर हैम्पर होती हैं और प्रॉब्लम कॉज करती हैं आपको। सो वेट कीजिए अंटिल अनलेस आप मतलब आपकी फुल डेवलपमेंट हो जाती है आपकी बॉडी की। ऑफ कोर्स अगर फुल डेवलपमेंट पे जाके भी आप मैस्टरबेशन करते हैं तो इफेक्ट्स आपको फिर भी आ रहे होते हैं, मगर वो उतने एडवर्स नहीं हो सकते जितने आप अर्ली एज के ऊपर जो है वो करना शुरू करेंगे तो वो होंगे। क्योंकि अगर आप लेट्स से 18-19 ईयर की एज पे जाके अगर स्टार्ट करते हैं तो 20-22 की एज में आपकी शादी हो जाती, तो टाइम तो ये भी है, मगर इसमें आप नॉर्मली उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते। एंड देन जो है जो मैं इफ़ेक्ट्स की बात कर रही हूँ, जो कि नॉर्मली आप यूँ समझें कि मैस्टरबेशन करने वाला ऑलमोस्ट हर बंदा जो इसको एक्सपीरियंस करता है, जिसमें उनकी टाइमिंग का इशू जो है वो हो सकता है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो सकती है, सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकती है, और उसके साथ साथ जो है वो ऑर्गन का स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज हो सकता है, जैसे अक्सर टेढ़ापन की बात जो है वो होती है। मगर ये तीनों चीज़ें बिहेवियरल चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ऑर्गन के लेवल के ऊपर चेंज आ रहा है। ऑफ कोर्स जब माइंड एक चीज़ को पहले से नॉर्मल, मतलब लेट्स से अगर कोई बंदा 12-13 साल की उम्र से मैस्टरबेशन करना शुरू हुआ है तो उसके दिमाग में अगर ये बैठा हुआ है कि उसकी बॉडी का फंक्शन ये बन गया है कि टाइमिंग जो है वो 1 to 2-3 मिनट्स है उसकी, तो उसके दिमाग के लिए ये चीज़ नॉर्मल है। अब वो इसी चीज़ को प्रैक्टिस करता जाएगा, जबकि नॉर्मल टाइमिंग आपकी 4 to 10 मिनट्स तक जो है वो फॉल करती है। तो जब वो आपका दिमाग इस चीज़ को नॉर्मल परसीव कर लेता है तो वो ऑटो पे लग जाता है, और फिर वो चीज़ें उसी तरह से होना शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करती है तो चीज़ें और ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि मैस्टरबेशन आपको कोई इस तरह के ड्रेस्टिक चेंजेस आपके अंदर लेके आ जाता है जो कि जिससे आप जो है बेहतर नहीं हो सकते, रिवर्स नहीं कर सकते चीज़ों को, मगर अब येस इट डू इफेक्ट, और ये 2-3 चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो इफेक्ट करती हैं, ये रिवर्सेबल होते हैं। अच्छा, इसमें पोजीशन मैटर करती है, किसी ऑर्गन को डिस्टर्ब कर सकती हैं इसके अलावा? बहुत सारे लोग जो है वो पॉन पोजीशन में जो है ना, प्रॉन पोजीशन जो होती है, मतलब उल्टा लेट के जो है मैस्टरबेशन करने की कोशिश करते हैं, उसमें जो है वो ऑफ कोर्स उनके ऑर्गन के डैमेज होने का खतरा जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रॉन पोजीशन में आप डायरेक्टली हिट कर रहे हैं किसी सख्त सरफेस के ऊपर, और उसमें आपके जो नर्व्स हैं जो कि बड़े बहुत ही ये मतलब वेरी डेलिकेट, और वैसे ही आपका सेक्सुअल ऑर्गन बहुत ही डेलिकेट नर्व्स के साथ बना हुआ होता है, उसके डैमेज होने का जो है वो ज़्यादा खतरा होता है। एक रिलेशन के लिए क्या फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है? एवरीथिंग मैटर्स जो आपको मैटर करता हो, मतलब लेट्स से अगर आपका पार्टनर जो है उसको फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है तो यस उसको मैटर करती है। अगर उसको किसी की हाइट मैटर करती है, उसको उसके लिए इंपॉर्टेंट है तो यस उसको मैटर करती है। अगर किसी के हाथ मुँह साफ सुथरे मैटर करते हैं तो यस उसको मैटर करते हैं। ये उसके टर्निंग ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं अगर उसके लिए वो चीज़ें जो हैं वो जो उसको चाहिए थी किसी इंसान में वो नहीं है। बिकॉज आई हैव सीन क्लाइंट्स कमिंग विद दीज कंप्लेंट्स कि जी मेरी बीवी मुझे इस तरह से मतलब उसकी अपीयरेंस चाहिए थी, वो आदमियों की तरह शी लुक्स लाइक, उसकी अपना उतना लुक आफ्टर नहीं करती है, वो काला रंग है किसी का, अगर वीडियो अपॉलॉजी काला रंग तो वैसे बहुत खूबसूरत होता है, मगर कॉम्प्लेक्शन की बात करें जो हमारे यहाँ पे सोसाइटल जो कुछ चीज़ें बनी हुई एक मेयार बना दिया गया, हाँ जैसे बना हुआ है, अगर आपको ये बॉदर करता है तो यस ये आपको बॉदर करता है और आपके रिलेशनशिप को ये इफेक्ट करता है। सो इसलिए आपको बड़ा पर्टिकुलर होना चाहिए व्हेन यू आर चूजिंग फॉर योर पार्टनर। तो वो 2-3 चीज़ें जो आपको मैटर करती हैं, जिसमें हो सकता है ब्यूटी हो, एजुकेशन हो, कम्युनिकेशन हो, जो भी आपको मैटर करता है। किसी को हो सकता है ब्यूटी बिल्कुल भी मैटर ना करती हो, उसको हो के जी बंदा जब बोले अच्छा बोले, उसको जो है रख रखाव आता हो, पहनना ओढ़ना अच्छा आता हो, उसके लिए ये मैटर करता हो। जो चीज़ आपको मैटर करती है डू कंसीडर दैट। समटाइम ऐसा होता है ना कि लव मैरिज हो गई और उसमें चाहे वो इमोशनली अटैच हैं और उसके बाद फिर वो फिजिकली अटैच हो जाते हैं, तो इंसान के जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो सेक्सुअली उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन शादी के बाद वो अट्रैक्शन नहीं रह जाती, उनमें झगड़े हो जाना, वो वेट का बढ़ जाना, मोटापा आ जाना, जिसकी वजह से ना लड़की ख्याल रखती है ना लड़का ख्याल रखता है अपनी फिजिक का। तो क्या वो रिश्ते
को तोड़ने का या टूटने का सबब बन सकते हैं? देखिए, रिश्ते जो होते हैं ना बिल्कुल पौधों की तरह के होते हैं। बिल्कुल। आपको इनको प्रॉपर रोशनी देनी है, प्रॉपर पानी देना है, जब खाद की ज़रूरत पड़ेगी वो भी आपने बिल्कुल। डालनी। आपने हर चीज़ इसको बिल्कुल एक पौधे की तरह जो है वो निभाना होता है, इसकी निगरानी करनी है। मैं तो एक और बात अक्सर कहा करती हूँ कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना वो कभी भी लॉजिक्स के साथ नहीं चलते। यू नीड टू बी रियली इरेशनल, और आपको बहुत अपने आप से बाहर निकल कर रिलेशनशिप्स को निभाने की ज़रूरत पड़ती है। झुकना पड़ता है। रिलेशनशिप्स की कोई लॉजिक नहीं होती, ये ऐसे ही होते हैं बस। सही। तो इसलिए अगर आप लॉजिक के ऊपर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे तो आई एम सो सॉरी, यू विल ब्रेक डाउन। बिल्कुल। आप खुद भी टूटेंगे, रिलेशनशिप भी खराब होंगे, बहुत कुछ खराब हो जाएगा। रिलेशनशिप्स बनते हैं इमोशनल कनेक्शन से बिल्कुल बेसिकली, और इमोशंस की कोई लॉजिक नहीं कोई है। logic यस, आप उनको मैनेज कर सकते हैं, आप उनको प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आप चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे आपका आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप है, माँ बाप के साथ है, बहन भाइयों के साथ, स्पाउस के, इमोशंस के साथ रिलेशनशिप्स चलते हैं, लॉजिक्स के साथ नहीं चलते। और इरेशनैलिटी अगर आप कहेंगे कि हम अक्ल का इस्तेमाल कर लें, हिसाब किताब का इस्तेमाल कर लें अपने रिलेशनशिप में, तो आप समझ लें कि आप रिलेशनशिप नहीं पाल रहे थे, और वो पलेंगे भी नहीं, कभी नहीं पलेंगे। यू नीड टू बी इरेशनल, इलॉजिकल और इमोशनल टू मेक द रिलेशनशिप्स वर्क। और दूसरा जो है, यस, क्योंकि हम शादी के बाद हमें लगता है काम पूरा हो गया, वो जो आपका सवाल है, जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश पूरी हो गई, शादी जो है वो करनी थी वो कर ली। अब क्या ज़रूरत पड़ी अपने आप को लुक आफ्टर करने की? अब क्या ज़रूरत पड़ी अपने हस्बैंड को या अपनी बीवी को उस तरह से टाइम देने की? सो वी स्टार्ट टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड बेसिकली शादी के बाद। तो उसकी वजह से जो है हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है। हम वी डोंट मेक डेट्स, वी डोंट मेक, मतलब हम स्पेशल ओकेजन्स नहीं सेलिब्रेट करते, हम अगले बंदे को स्पेशल फील करवाना बंद कर देते हैं। आइदर मैन और जो शादी से पहले चल रहा होता है वो खत्म कर देते हैं हम। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप जब पौधा नया घर लेके आते हैं, आप उसको हर दूसरे दिन देखने कौन सी कॉम्पल निकली, कौन सी चीजें निकली, क्या चेंज आया। जब वो थोड़ा सा सेटल डाउन होना शुरू होता है तो यू फॉरगेट अबाउट दैट, तो वो पौधा भी आपको भूल जाता है। तो इसी तरह से आपके रिलेशनशिप्स भी आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाते हैं। यू रियली नीड टू कम्युनिकेट, आपको हर दिन एक दूसरे के साथ बंधने की एक रीज़न ढूंढनी पड़ती है, एक दूसरे के साथ चलने की एक रीज़न ढूंढना पड़ती है, तो फिर आप रिलेशनशिप्स जो है वो निभा सकते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप आपके लिए प्रायोरिटी है तो आप इसको कभी भी डेड नहीं होने देंगे। एक फॉर्मूला मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करती हूँ कि आप हफ्ते में एक दफ़ा 2 घंटे ज़रूर एक दूसरे के साथ टाइम गुजारें, और महीने में एटलीस्ट जो है 2 दिन एक दूसरे के साथ ज़रूर गुजारें। पूरे कंप्लीट 2 दिन वो आपके एक दूसरे के साथ होने चाहिए। इसी तरह से कम जो है वो 3 मंथ्स में आप 2-3 डेज एक दूसरे के साथ गुजारें, और साल में 2 मंथ्स आपके इस तरह के डेडिकेटेड होने चाहिए कि आप एक दूसरे के साथ गुजारें। वो कैसे गुजारें, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट इट शुड बी योर टाइम। तो आप देखेंगे आपका रिलेशनशिप कभी डेड नहीं होगा। फॉलो द फॉर्मूला ऑफ 2, ताकि आप जो है वो चीज़ों के ऊपर जो है, ऑफ कोर्स हम 24 आवर्स एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, मगर हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमारा पार्टनर जहाँ पे भी है, जिस जगह भी बिजी है, जो भी है, ही इज़ फॉर अस। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा जब आप अगले बंदे को बताएंगे, जब आप अगले बंदे को एक्सप्रेस करेंगे अपने एक्शन से, अपने वर्ड्स के साथ, तो फिर आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते। आपने अक्सर केस स्टडी किया होगा कि कुछ जो शौहर हैं, मर्द हजरात हैं, वो शादी के बाद बाहर अफेयर में शुरू हो जाते हैं, और वो ज़्यादातर फिर उनकी बुनियाद या उनका मकसद भी फिजिकल रिलेशन होता है। तो एक बीवी को कैसा सलूक करना चाहिए कि उस शौहर को इतनी ग्रिप में रखे कि वो बाहर अफेयर ना बना सके? देखिए, एक चीज़ जो है ना, हम हस्बैंड और वाइफ बनते वक्त जब बन जाते हैं तो हो जाते हैं, तो हम सबसे पहले जिस बंदे को भूलते हैं वो हमारा हस्बैंड और वाइफ ही होता है। सबसे पहले हम उनको भूलते हैं, उनकी ज़रूरतों को भूलते हैं। मैं ख़ास तौर पे, मुझे पता है कि औरतों को आजकल हम बहुत ज़्यादा सुना रहे हैं और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बताना कोई आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। मैं आज आपको ऐलान कि मेरा मकसद आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, क्योंकि मैं देखती हूँ क्लिनिक्स पे ये प्रॉब्लम्स, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके अगर अपनी कोशिश कर सकें अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की, तो व्हाई नॉट। जिस रिलेशनशिप में पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो उस रिलेशनशिप को अगर हम अच्छा बना लें, खुशी खुशी कर लें, और अगर हमारी छोटी छोटी चीज़ें, हमारे छोटे छोटे रवैयों में तब्दीलियाँ आके हमारा वो रिलेशनशिप शानदार बन सकता है। हमारा हस्बैंड बाहर ना जाए या हमारी बीवी बाहर जो है वो ना ढूंढे अपने लिए मोहब्बत, तो व्हाई नॉट टू डू दैट। उसको कोशिश किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। और अक्सर मैं फीमेल्स को ये कहती हूँ कि, क्योंकि ऑनेस्टली फीमेल्स की तरफ से भी और आदमियों की तरफ से भी दोनों एक ही अकाउंट रिपोर्ट करते हैं, वो ये है कि जी हर वक्त जो है वो सेक्स की बात होती है और सेक्स चाहिए होता है।
देखिए मैं बाकी सारे काम भी तो इनके करती हूँ, मैं इनके बच्चे संभालती हूँ, मैं घर इनके के काम काम है, करती हूँ, देखभाल मैं कर रहे खाना हैं। बनाती हूँ, विच इज़ राइट। मतलब देयर इज़ अ लॉट अ वुमन इज़ डूइंग। मतलब आदमी क्या करता है सारे दिन में, अगर आप उसको लिस्ट करेंगे तो आपको 3 काम नजर आएंगे कि वो ऑफिस जाता है, वो घर आके कुछ काम करता है और वो सोता है या अपना मोबाइल देखता है। ये काम है उसके, जो उसने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी साथ में करवानी होती है वो। और जब आप औरत के कामों की लिस्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो सुबह उठती है, अगर आपके माँ बाप उसके साथ हैं तो आप उनको खाना बिल्कुल देगी, ऐसा। आपको खाना देगी, आपके बच्चों को खाना देगी, घर साफ करवाएगी। अगर वो जॉब करती है तो उसने जॉब पे जाना है और उसने अपना पिछला सारा सिस्टम मैनेज करके जाना है जॉब के लिए कि जी पीछे कुछ खराब ना हो जाए। एंड देन उसने वापस आके दोबारा से खाना बनाना या देखना है और शाम तक उसका यही सिलसिला कार जो है वो चलता रहता है। और इस सारे में वो अपने आप को भी भूल गई होती है, सिर्फ आपको नहीं भूली होती, वो अपने आप को भी भूली हुई होती। तो उसके पास बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है। और हमारा मसला ये है पाकिस्तानी मर्दों का कि ये अपनी औरतों के साथ हेल्प नहीं करवाते। इनको लगता है कि जी औरतों के साथ हेल्प करवाना जो है वो जन मुरीदी जो है वो हो जाती है, ऐसा कुछ है। प्लीज अगर आपको अपनी वाइफ चाहिए अपने लिए अवेलेबल तो आप यू शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट, उसके लिए फैसिलिटेशंस पैदा करें, उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करें कि वो भी आपको उसी तरह से वेलकमिंग एटीट्यूड जो है वो दे सके। हम अपनी औरतों के लिए मेड्स वगैरह का इंतजाम नहीं करेंगे या हेल्पिंग हैंड्स नहीं करेंगे, मगर हम उनसे रिक्वायर ये ज़रूर करते हैं कि जी उनको हमारे लिए तैयार होना चाहिए, विच इज़ राइट कि एक्चुअली वो उस घर में आपके लिए ही हैं और आपके साथ इसी वजह से हैं। बट आप ये देखेंगे इतनी सारी एडिशनल जिम्मेदारियां जो हैं उनके ऊपर वो भी हैं, उनके साथ वो कोई शेयर करने वाला नहीं। सो इम्पॉर्टेंटली जो है वो ये है कि एक तो इन चीज़ों को ख़वातीन को कहूँगी कि येस यू आर डूइंग अ लॉट, इसमें कोई शक नहीं है, आप फैमिली मेकर्स हैं और आपने बहुत कुछ उठाया हुआ है। मगर अगर आप सिर्फ 1 मिनट के लिए ये चीज़ सोच लें कि इस सारे चीज़ों को जो हम एहसान जताते हैं अपने शोहर के ऊपर कि जी मैं घर देखती हूँ, माँ बाप को देखती हूँ, बाहर की सारी चीज़ें जो भी घर मैनेज कर रही हूँ, बच्चों को देखती हूँ, तो ये सब कुछ जो है वो आप अपने लिए भी कर रही हैं क्योंकि वो घर आपका है, खाना पीना आप अपने लिए भी बनाना आपकी चीज़ें हैं। आप कहीं अपने, अगर आप अपने शोहर के साथ भी नहीं रहेंगी, मतलब वो जो लड़कियां सिंगल रहती हैं क्या वो अपने घर नहीं साफ करती, क्या वो कपड़े नहीं धोती, क्या वो खाना नहीं बनाती, क्या वो मैनेज नहीं करती? तो अगर वो मैनेज कर रही हैं और आप भी वही कुछ मैनेज कर रही हैं तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस सिर्फ आपका स्पाउसल रिलेशनशिप है और वो है बेड का रिलेशनशिप आपका सिर्फ। देन अगेन आदमी बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर जो है वो भी औरतों को एहसान जताते हैं कि हम सारा दिन आपके लिए खवारियां काटते हैं, हम सारा दिन आपकी फरमाइशों के लिए नौकरियां करते हैं लोगों की तरह। नो, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर देम। आप अपनी बीवियों के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आपकी बीवी, अगर ये औरत आपकी ज़िंदगी में नहीं होती, आप तब भी जॉब करते, आप तब भी अर्न करते, आप तब भी अपने लिए गाड़ी अरेंज करते, आप तब भी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है मैनेज करते। सो स्टॉप सेइंग दिस। ये मैं आजकल बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, जी हम ये करते हैं, हम ये देखें, ये भी तो उन्हीं का ही है ना, हम लोग आफ्टर करते हैं। नो, नॉट एट ऑल, ये आपका है। आप इस एहसान को बंद कर दीजिए कि आप एक दूसरे के ऊपर कोई एहसान चढ़ा रहे हैं। आप अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। हाँ, अब आपकी जिम्मेदारी में एक जिम्मेदारी आप दोनों भी हैं एक दूसरे के लिए, उस जिम्मेदारी के अलावा आप सब पूरा करते हैं। सो यू रियली नीड टू बी अवेलेबल फॉर हाफ एन आवर फॉर योर हस्बैंड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा आखिरी क्वेश्चन, और मैं चाहूँगा कि निहायत मुख्तसर आप उसकी वजाहत कीजिएगा, क्या सेक्सुअल लाइफ के लिए साइज मैटर करता है? सेक्सुअल लाइफ के लिए नहीं। जो रोना, लोग रो रहे होते हैं कि ये वो मेडिसिन भी उसके लिए यूज कर रहे हैं, ऑयल भी यूज कर रहे हैं उसके लिए। फिर से वही हमें वापस जाना पड़ेगा जहाँ से हमने शुरू किया था कि ये परसेप्शन है, बेसिकली ये परसेप्शन है जो क्रिएट की गई हुई है। आम तौर पे अगर आप ये देखें, इट्स नॉट द साइज, इट्स हाउ यू डू इट। ये वो तरीकाकार है जो आपके पार्टनर को सेटिस्फाई करता है, नॉट द साइज। बहुत सारी औरतें जो हैं वो फीमेल्स डोंट फील कंफर्टेबल विद लार्जर और बिगर साइज, वो नहीं कंफर्टेबल फील करती। सो साइज डज नॉट मैटर एट ऑल। शादी की पहली रात ही औरत को मार दिया गया, उसको कहा जाता है कि वो तो पहले सेक्स कर चुकी है, तो वर्जिनिटी जो है वो लूज होना सेक्स से ही है, इसके अलावा भी मामला हैं? हमें लगता है कि वर्जिनिटी जो है वो ब्लीडिंग का होना जो है वो है। ठीक है, हमने सारी वर्जिनिटी ब्लीडिंग में रख दी है। अगर कोई औरत ब्लीड नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि वो वर्जिन नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, वर्जिनिटी का कोई ताल्लुक ब्लीडिंग के साथ नहीं है। वर्जिनिटी एक करैक्टरिस्टिक है आपकी, आपका एक करैक्टर है कि आप वर्जिन हैं। और ऑफ कोर्स उसमें आपकी बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर जो है वो है, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग आना वर्जिनिटी की निशानी नहीं है। एक औरत जो कि अपने शोहर से, लेट्स से जिन औरतों के शोहर दूर रहते हैं, दूसरे मुल्क में रहते हैं, जब वो 1 साल के बाद भी आएंगे
तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी, वो जितनी दफ़ा अपनी वाइफ से अरसे बाद मिलेंगे उतनी दफ़ा उनकी वाइफ ब्लीड कर सकती है। तो डज नॉट मीन के जी वो जो बार बार ब्लीड करती हैं वो ज़्यादा बड़ी वर्जन्स हैं और वो जिसने ब्लीड नहीं किया वो वर्जन नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। ना इस्लामिकली, ना सोशली, ना मेडिकली, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द वर्जेनिटी। वंस फॉर ऑल आई एम सेइंग दिस के वर्जेनिटी का ताल्लुक ब्लीडिंग के साथ बिल्कुल भी नहीं। वर्जेनिटी ये है कि आपका पार्टनर जब सोचे आपके बारे में सोचे, जो ख्वाहिशात हो उसकी वो आपके साथ पूरी करने की ख्वाहिश रखता हो और वो आपके साथ लॉयल रहे, दैट इज इट। अक्सर वो एक वीडियो में वो कपड़ा भी लहरा रही होती हैं शादी के बाद, शायद बड़ी आम हुई थी एक, ये एग्जैक्टली इसको मैंने खुद भी क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया कि ये तो, और ये अलमिया है, अभी भी बहुत सारे मुल्कों में, मुस्लिम कंट्रीज़ में ये चीज़ें होती हैं। और इवन जो कुछ यहाँ पे गाँव हमारे जो हैं वहाँ पे भी, और कुछ फैमिलीज़ में अभी भी ये रस्मात जो इसी तरह से फॉलो की जाती हैं। देखिए कोई औरत जब ब्लीड करती है ना, वो वर्जेनिटी की वजह से नहीं ब्लीड करती, वो ब्लीड करती है अपने स्ट्रेस की वजह से जो उसकी बॉडी के ऊपर आया हुआ है या उसके माइंड के ऊपर आया है। ब्लीड करती है कि आप उसके शोहर ने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया, यानी शोहर के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी जाती है कि उसने प्रिपेयर नहीं किया, दैट इज़ वाई शी इज़ ब्लीडिंग। और उसके दिल में खौफ बहुत ज़्यादा है पेनिट्रेशन का, और उस खौफ की वजह से वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और आप उसको ज़बरदस्ती पेनिट्रेट कर रहे हैं। सो दैट व्हाट इट इज़, द ब्लीडिंग ब्रिंग्स एक्चुअली। तो इसलिए आप इसको जो है वर्जेनिटी के साथ कभी ब्लीडिंग वर्जेनिटी नो कनेक्शन एट ऑल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपके साथ जो नशिस्त है वो बहुत खूबसूरत रही और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो पहली दफ़ा हमें पता चली और हमें उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस ने बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी होंगी। तो इख्तिताम की जानिब बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि कोई एक टिप अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हमारी ऑडियंस को दे दीजिए। अच्छी ज़िंदगी गुजारने का टिप ये है कि सेल्फ लव की तरफ जो है वो जाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप खुद सेहतमंद होंगे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो आप दूसरों को भी वही चीज़ें दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खाते रहें, पीते रहें, खुश रहें और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी खुश रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की तमाम बातें आप पर बहुत गहरा असर रखेंगी और आप अपना लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए पॉडकास्तान में आपके अपने होस्ट खाबरबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।